नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। आज की पहली खबर है, समझेंगे पटना मेट्रो टनल हादसा कैसे हुआ, क्योंकि इस हादसे के बाद से श्रमिक काफी आक्रोशित हैं। समझेंगे एनडीए की एकजुटता पर मीसा भारती के सवाल, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्यों भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपको बताएंगे। और रांची में एक्शन में क्यों है ईडी की टीम, ये खबर भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं। पहले शुरुआत करेंगे पटना में मेट्रो हादसे की। और पटना में मेट्रो की सुरंग के मौत की सुरंग बन गई है और ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि मौत के मुंह में 2 मजदूर समा गए। सुरंग में सांसें थम गईं और लाश कई हिस्सों में बट गई है। प्रशासन मशीन में गड़बड़ी की दलील दे रहा है तो मजदूर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और दिल को दहला देने वाला ये हादसा आखिर कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में सोमवार की रात ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देर रात सुरंग में खुदाई का काम चल रहा था, तभी मोटराइज्ड वैन का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें ओडिशा के रहने वाले लोको पायलट और हेल्पर की मौत हो गई। ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू मशीन ने 6 मजदूरों को भी रौंद दिया, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें जो लोको पायलट थे हमारे, उनकी डेथ हो गई है और एक और जो वहाँ श्रमिक काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई है। तो 2 लोगों की डेथ हुई है और 6 श्रमिक जो हैं उसमें घायल हो गए हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि मरने वालों के शव कई टुकड़ों में बट गए। क्षत विक्षत लाश को देख चारों ओर हाहाकार मच गया। मंजर कुछ ऐसा था कि सुनने वाला थर थर कांप उठा। तो जरा सोचिए देखने वाले का क्या हाल हुआ होगा। दिल दहला देने वाला ये हादसा पीर बहोर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ के पास पटना यूनिवर्सिटी रूट पर हुआ। घटना से नाराज मजदूरों ने मुआवजे की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। सब लोग नीचे जाता है। हम लोग 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। लापरवाही जो है स्टाफ लोगों का लापरवाही। मजदूरों की मांग पर बिहार सरकार ने संज्ञान लिया है। लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नगर विकास मंत्री नीति नवीन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। हम लोग भी तुरंत उसका जो रिपोर्ट आता है, निश्चित रूप से अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी, और अगर तकनीकी कुछ कारण है, दोनों चीजों का रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं। जो मजदूर मरे हैं उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और इनको उचित सहयोग और सहायता भी सरकार करेगी। सरकार प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की बात कह रही है, पर बड़ा सवाल ये कि हादसा सिर्फ मशीन की गड़बड़ी के कारण हुआ या फिर इसके पीछे किसी की बड़ी लापरवाही है। पटना से संवाददाता संजय कुमार, शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पटना में मेट्रो टनल हादसा आखिर कैसे हुआ। एनआईटी घाट के पास मेट्रो के लिए 2 सुरंग बनाए जा रहे हैं। सोमवार की रात ही मेट्रो टनल में खुदाई का काम चल रहा था और बताया जाता है कि जिस वक्त ये खुदाई चल रही थी तभी एनआईटी घाट के पास स्ट्रेच के पास से ये हादसा हो गया। टनल में मशीन के पीछे मोटराइज्ड वैन चल रहा था और आपको बता दें कि मोटराइज्ड वैन मशीन के मलबा को निकालती है। अचानक से मोटराइज्ड वैन का ब्रेक फेल हो जाता है। मोटराइज्ड वैन ने काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। ड्राइवर और हेल्पर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि लाश के कई टुकड़े भी हो गए। अब समझते हैं क्या होता है मेट्रो टनल। मेट्रो टनल जमीन के सतह के नीचे बनाया जाता है। इसे मिट्टी को खोद कर बनाया जाता है। टनल बनाते समय ऊपर की चट्टान या मिट्टी को नहीं हटाते हैं और मशीन की मदद से ही टनल को बनाया जाता है, जिसका काम चल रहा था।
पटना मेट्रो के लिए 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पहले कॉरिडोर में 13 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होंगे और दूसरे कॉरिडोर में 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनने वाले हैं। और आपको बता दें कि टनल मेट्रो के लिए भूमिगत मार्ग होता है और इस टनल में रेल लाइन बिछी रहती है और इसी सुरंग के जरिए ही मेट्रो क्रॉस करती है। और जिस वक्त वहां ये काम चल रहा था उसी वक्त अचानक ये हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर करेंगे। बिहार में एनडीए में एकजुटता के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी सांसद मीसा भारती के बयान पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष एनडीए के सहयोगियों पर सीएम नीतीश कुमार के निमंत्रण को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर मीसा भारती के बयान पर भड़की बीजेपी महागठबंधन में भगदड़ का दावा कर रही है। क्यों मचा है मीसा भारती के बयान पर बवाल, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अभी से ही कमर कस ली है। सोमवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई एनडीए की अहम बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया। 5 दल अलग अलग नहीं, खुद को एनडीए ही कहेंगे। मंत्री क्षेत्र में जाएंगे और घटक दल के नेता कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। जनता को केंद्र और राज्य सरकार का काम बताएंगे। साथ ही नई पीढ़ी को 2005 से पहले के हालात बताएंगे। अब के विकास से तुलना करेंगे। इस बार जो हमारी जीत होने जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत, ये 2010 से भी बड़ी जीत होने जा रही है। ये सब लोगों की न सिर्फ धारणा थी बल्कि विश्वास झलक रहा था उस बैठक में कि जैसे उस बार हम लोग 2010 में 206 सीट लाए थे, इस बार 220 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए साल 2010 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत का दावा कर रहा है। 2010 में एनडीए के 206 सीट का रिकॉर्ड 2025 में 225 लाकर तोड़ने की तैयारी कर रहा है, पर विपक्ष एनडीए के एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मीसा भारती का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार के बुलावे पर सहयोगी दलों के बड़े नेता एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मीसा भारती को एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन की चिंता करनी चाहिए। बहुत जल्द इंडी अलायंस के खेमे में भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की एकता की चिंता मीसा भारती नहीं करें। अपना दल जो उनका कुछ दिनों के अंदर साफ होने वाला है, राजद में जो भगदड़ मचने वाला है, उसकी चिंता करें। एनडीए की बैठक से एकजुटता का संदेश और विपक्ष में सेंधमारी के दावे ने बिहार में सियासत गर्मा दी है। विपक्ष एनडीए में ऑल इज वेल नॉट का ताल ठोक रहा है। इसके दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और आइए अब समझते हैं कि मीसा भारती के बयान पर बवाल आखिर क्यों मच गया। कल सीएम नीतीश कुमार ने बैठक कर विपक्ष को एनडीए की ताकत दिखाई थी और इस एनडीए की बैठक में सभी नेता मौजूद थे। एनडीए की एकता को जमीनी स्तर पर दिखाने की रणनीति बनाई गई थी और आपको बता दें कि एनडीए एकजुटता को ही अपनी पूंजी बता रहा है। बिहार एनडीए का प्रदेश स्तर पर एकजुटता का संदेश दे रहा है। आरजेडी की सांसद मीसा भारती एनडीए में अंतर विरोध का दावा कर रही है। एनडीए के भीतर खाने बहुत हलचल मचने की बात भी कह रही है। इधर एनडीए के नेता मीसा भारती के बयान को बेबुनियाद बता रहे हैं और उल्टे इंडी अलायंस के खेमे में ही भगदड़ मचने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को एनडीए की बैठक में कौन कौन नेता पहुंचे, अब हम आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि जो बैठक थी वो एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए थे। बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद थे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी थी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में शामिल हुए थे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी मंच पर मौजूद थे। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल थे।
एलजेपीआरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे तो उनकी बजाय वो वहां पहुंचे। अब आइए एनडीए की एकजुटता को समझते हैं। बिहार एनडीए में फिलहाल 5 दल शामिल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआरवी, हम और आरएलएम। बैठक में श्री नीतीश कुमार ने एकजुट रहने का ही संदेश दिया और सभी दलों को एक साथ मिलकर काम करने को कहा है। सहयोगियों को एकजुट होकर काम करने की मुख्यमंत्री ने सलाह दी। घटक दल से एकजुट होकर काम करने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि 5 दल अलग नहीं हैं, बल्कि खुद को एनडीए ही कहेंगे। नीतीश कुमार ने बैठक में ये बातें कही। मंत्री क्षेत्र में जाएंगे, घटक दल के नेता से मुलाकात करेंगे, ये बातें भी मुख्यमंत्री ने कही। जनता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं ये बताएंगे और बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक एनडीए की बैठक की रणनीति बनाई जाएगी। मतलब ये कि मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश दिया है कि जो बैठक है वो बूथ स्तर पर भी की जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। धनतेरस के मौके पर पीएम ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी, जिसके तहत देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे बुजुर्गों के लिए अब श्रवण कुमार बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ कवर लॉन्च किया गया है। सत्तर साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। इस योजना से देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। धनतेरस के मौके पर बुजुर्गों को स्वास्थ्य गारंटी की योजना देते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। जिन राज्यों में इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता है वो है दिल्ली और बंगाल। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से इन दोनों राज्यों में योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि पूरी दुनिया ने आयुर्वेद को अपनाया है। केंद्र ने भी स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब समझते हैं कि पीएम मोदी आखिर भावुक क्यों हो गए। आज धनतेरस पर पीएम मोदी ने 70 प्लस उम्र वालों को दिवाली का तोहफा दिया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना योजना होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लाखों बुजुर्ग लोगों के घर के खर्च भी कम होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक भी हो गए। पीएम ने कहा कि मैं सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए वंदन करता हूं, पर दिल्ली में 70 साल की उम्र के जितने बुजुर्ग हैं उनसे माफी मांग रहा हूं और साथ ही पश्चिम बंगाल में रहने वाले 70 साल से उम्र से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं। पीएम ने कहा कि दुख है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार आयुष्मान योजना को दूर रख रही है। अब आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के बारे में भी आपको बताते हैं। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड से अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलेगी। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड दिया जाएगा। बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक का कवर भी दिया जाएगा। 70 साल या फिर उससे ज्यादा की उम्र वाले को ये लाभ मिल सकता है। पीएम मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर यह घोषणा की है और इस योजना में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रखी गई है, ना ही इसमें इनकम को लेकर कोई क्राइटेरिया बनाया गया है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बुजुर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू करने से ही मना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों जगह के बुजुर्गों से माफी मांगी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। सबसे पहले बात देखिए, जांच एजेंसी ईडी ने शराब घोटाला मामले में रांची में कई वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की और इसमें कुछ आईएएस स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई पर सियासत भी गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड में शराब घोटाले को लेकर कई जगह पर छापेमारी की। ये छापेमारी आईएएस स्तर के अधिकारी समेत शराब कारोबारी और अन्य लोगों के ठिकानों पर की गई, जिससे प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई उसमें उत्पाद विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी गजेंद्र सिंह, झारखंड उत्पाद विभाग के सचिव विजय चौबे, सीए उपेंद्र शर्मा, शराब कारोबारी उमा सिंह शामिल थे। एक तरफ ईडी का एक्शन जारी है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम ने रेड की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं एंड ऐसे वक्त पर इस तरह की कार्रवाई संवैधानिक एजेंसियों के द्वारा क्या कुछ इंगित करती है। वहीं झारखंड की सत्ता में साझेदार कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो यह सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने का, चुनाव में डराने का एक साजिश और षड्यंत्र देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का है। जेएमएम और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि नौकरशाह के यहाँ छापेमारी से कई सफेद पोश डरे हुए हैं कि कहीं उनका राज न खुल जाए। अब तो कई राज खुलने चाहिए, केवल उस नौकरशाह के यहाँ छापे पड़ने से कई जो सफेद पोश लोग हैं डरे हुए हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी लगातार शराब घोटाला मामले में छापेमारी कर रही है। ऐसे में संभव है कि मामले में आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये समझ लेते हैं कि रांची में ईडी की छापेमारी आखिर क्यों हुई। रांची में ईडी की टीम आज पहुंची थी और कई टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी कई जगहों पर की है। शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने दबिश दी और बड़ी कार्रवाई की, जिससे बताया जाता है कि आईएएस विनय चौबे के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने आज दबिश दी थी। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ भी ईडी की टीम ने कार्रवाई की है और दोनों अफसरों के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके भी ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची थी। अगस्त 2023 में भी ईडी ने 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें रांची, देवघर, दुमका और कोलकाता शामिल थे। एक साथ इन चारों जगह पर छापेमारी की गई। मामले में पहले एसीबी छत्तीसगढ़ की टीम एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे पर कई गंभीर आरोप लगे थे। संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और शराब आपूर्ति के साथ ही होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों पर भी कई आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ में आईएएस के साथ मिलकर नीति बनाने का एक बड़ा आरोप भी लगा है और शराब नीति 2022 में सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगता रहा है, जिसके कारण झारखंड की सरकार को काफी नुकसान हुआ है। और ऐसे में ईडी की टीम ने आज वहां पहुंचकर छापेमारी की है। कई सारे दस्तावेज भी बरामद किए हैं। देखना होगा क्या कुछ खुलासा जांच एजेंसी की तरफ से किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे।
झारखंड में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज नामांकन का दौर अब खत्म हो गया। दूसरे चरण के लिए आखिरी दिन, आखिरी समय में ताबड़तोड़ प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 उम्मीदवारों के नामांकन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बरहेट की है, जो झारखंड की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इसी सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है, जिन्होंने आज नामांकन कर दिया। दूसरी तस्वीर आपको गिरिडीह की दिखा रहे हैं, गिरिडीह के धनवार की है, जहां इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। धनवार से झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं और उनसे मुकाबले के लिए जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को उतारा है। निजामुद्दीन अंसारी ने भी आखिरी समय में नामांकन किया है। और आपको बता दें कि धनवार सीट पर इंडी अलायंस में भी खींचतान है, क्योंकि सीपीआईएमएल ने भी इसी सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। तीसरी तस्वीर बोकारो की है, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने नामांकन किया और चौथी तस्वीर रामगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी की है, जिन्होंने नामांकन कर लिया है। इधर मनीष जी इधर थोड़ा सा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। और उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।